हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 4 में। सीन शिफ्ट होता है हेजी पर, जो कि अपने घर के बाहर ही खड़ी थी। कुछ ही देर बाद बांग हो जुन भी उसके घर से बाहर आता है, जिसे देखते ही वो पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जुनहो भी कहता है कि होंगजू उसका फोन नहीं उठा रही है और उसे चिंता हो रही है क्योंकि लास्ट टाइम उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। हेजी कहती है कि वो जानबूझकर उसका फोन नहीं उठा रही है क्योंकि वो किसी के साथ डेट पर गई है और उसे होंगजू से दूर ही रहने के लिए कहती है। जुनो कहता है कि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही ओवरली प्रोटेक्टिव है। हेजी कहती है कि उन दोनों के बीच जो हुआ था उसके बाद वो होंगजू को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि कुछ साल पहले जुनो होंगजू को डिच करके उसे छोड़कर चला गया था। जहां एक तरफ हेजी जुनो को उसे दूर रहने के लिए कहती है, वहीं जुनो उसे ये कहकर चले जाता है कि जब तक होंगजू ठीक है तब तक प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अब जुनो को जाते हुए देखकर हेजी उसे भर भर के गालियां देने लगती है और कहने लगती है कि कोई इस बेवकूफ की बुक्स कैसे पढ़ सकता है। साथ ही कहने लगती है कि वो दोबारा से होंगजू को इसके चक्कर में पड़ने नहीं दे सकती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हुयंग होंगजू को बारिश के मौसम में अपने साथ हान रिवर के पास ले आता है, जिसे देखकर होंगजू भी कहने लगती है कि आज की हाईलाइट हान रिवर के पास नूडल्स खाना था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी और उसे इस चीज का बुरा लग रहा है। पर हुयंग कहता है कि उसे जो चीज देखनी थी उसने देख ली है और वो यहाँ पर बात कर रहा था होंगजू की। इसी बीच हुयंग अचानक से कहने लगता है कि होंगजू ने जो नशे की हालत में से कहा था वो उस बारे में बात करना चाहता है। इतना सुनते ही होंगजू कहने लगती है कि उसने जो भी कहा था उसमें से आधी उसकी तारीफ थी। अब जहाँ एक तरफ हुयंग ये सोच रहा था कि होंगजू फर्स्ट लव वाली बात कर रही है, वहीं होंगजू अभी भी यही सोच रही थी कि हुयंग अभी भी उसी बात के बारे में सोच रहा था जब उसने हुयंग को कहा था कि वो एक छोटे बच्चे जैसा है जो कि बिल्कुल भी लॉयल नहीं है और ना ही उसके पास हार्ट है। होंगजू उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उसका कहने का वो मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ उसकी तारीफ कर रही थी। पर जैसे ही हुयंग को एहसास होता है कि वो फर्स्ट लव की नहीं बल्कि वो बातें कर रही है, वो भी उस पर हंसने लगता है। होंगजू भी कहने लगती है कि वैसे उसने ज्यादा झूठ भी नहीं बोला था। तभी हुयंग का एक्सप्रेशन देखते ही होंगजू टॉपिक को बदलने के लिए अपनी गाड़ी की सीट भी पीछे कर देती है और फिर छेड़छाड़ करते हुए वो गाड़ी का शीशा खोल देती है, जिस वजह से बारिश का सारा पानी अंदर आने लगता है। होंगजू उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उससे ऐसा नहीं होता तो हुयंग शीशा बंद करने के लिए उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। ये देखकर होंगजू भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे वापस अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद होंगजू हुयंग से कहती है कि वो जो देखने आए थे उन्होंने देख लिया है और अब उन्हें घर वापस चलना चाहिए। अब घर वापस जाते हुए उन दोनों के बीच एक बहुत ही ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। उसी समय होंगजू को अपने गीले बाल सुखाते देख हुयंग उसे टिश्यू यूज करने के लिए देता है। अब कुछ ही देर बाद वो दोनों भी घर पहुंच जाते हैं, जहां हुयंग होंगजू को कहता है कि वो अम्ब्रेला ला रहा है, पर होंगजू कहती है कि वो अकेले जा सकती है। अब वो बाहर आती है, लेकिन काफी ज्यादा बारिश होते देख वो अपने रूम में न जाकर हुयंग के रूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद हुयंग जैसे ही होंगजू को बारिश से भीगते हुए देखता है, वो उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। हुयंग के ऐसा करते ही होंगजू के मन में भी घंटियां बजने लगती है और उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है। उसी समय वहाँ पर काफी सारे अम्ब्रेला रखे देख होंगजू में से एक अम्ब्रेला ले जाने लगती है, जिस पर अचानक ही हुयंग होंगजू को उसके साथ चिकन खाने के लिए चलने के लिए कहता है। होंगजू भी इस चीज के लिए रेडी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब एक तरफ हुयंग अंदर आकर अभी भी उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था जब शीशा बंद करते हुए वो होंगजू के काफी नजदीक आ गया था और खुद से कहने लगता है कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो एक लड़की को चिकन खाने के लिए पूछ रहा था। वहीं दूसरी ओर होंगजू भी जैसे ही अपने घर पहुंचती है वो भी हुयंग के बारे में ही सोचने लगती है। वो वही सीन याद करने लगती है जब हुयंग ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा था और वो सोचने लगती है कि उसे लग रहा था कि हुयंग उसे किस कर देगा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। इसी के साथ हम फिर से पास्ट में 10 साल पहले पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हुयंग लाइब्रेरी में घूम रहा था, जहाँ अचानक ही होंगजू एक टीचर के साथ वहाँ पहुंच जाती है जो कि एक बुक रिक्वेस्ट के लिए वहाँ आई थी। उसकी रिक्वेस्ट पढ़कर टीचर कहने लगती है कि उसे इससे काफी ज्यादा अच्छा लिखना होगा और अगर वो ऐसा ही लिखेगी तो उसकी बुक कभी भी रिकमेंड नहीं होगी। अब उसे रिजेक्ट होते देखकर हुयंग जैसे ही उस पर हंसकर जाने लगता है, होंगजू उसके पास पहुंच जाती है और पूरी लाइब्रेरी में चिल्लाकर कहने लगती है कि उसने अभी तक उसके एक भी लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। होंगजू हुयंग को अच्छा खासा लेक्चर देने लगती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और वो बहुत ही ज्यादा साई है, इसीलिए वो उसके सामने अभी तक नहीं आई है। साथ ही कहने लगती है कि वो साई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने लेटर के आंसर को एक्सपेक्ट नहीं करती है।
साथ ही कहने लगती है कि जिस तरह का वो है अगर वो हेजी होती तो कभी भी उसे पसंद ना करती। इतना सुनने के बाद हुयंग भी कहने लगता है कि अगर वो उसे इतना ही पसंद करती है तो खुद आकर उसे क्यों नहीं कहती। साथ ही कहने लगता है कि उसे लगता है कि होंगजू उसकी स्पोक पर्सन है और उसे लेटर लिखने के बजाय कोरियन पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सुनते ही होंगजू भी काफी इरिटेट हो जाती है, लेकिन फिर अचानक ही कहने लगती है कि उसकी फ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और अभी उसने जो कुछ भी उससे कहा है उसका उसके फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इस चीज के लिए उसकी फ्रेंड के बारे में कुछ गलत ना सोचे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्लास में एक एग्जाम चल रहा था। एग्जाम के बीच ही संगपिल हुयंग से पूछने लगता है कि क्या सच में उसने लाइब्रेरी में होंगजू से बहुत ही रूडली बात करी है। हुयंग के मना करने पर भी संगपिल उससे पूछने लगता है कि क्या उसने सच में होंगजू को कोरियन पढ़ने के लिए कहा है। हुयंग इसका कोई जवाब नहीं देता तो संगपिल कहने लगता है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। साथ ही कहने लगता है कि आज से पहले तो उसने किसी भी लड़की का लव लेटर नहीं लिया, तो इस बार उसने इस मैटर को इतना लंबा कैसे खींच दिया। जिसके बाद हमें सभी पुराने सीन हुयंग के प्रोस्पेक्टिव से दिखाए जाते हैं जब होंगजू उसे लव लेटर देने आती थी। यहीं हमें वो टॉयलेट वाला सीन भी दिखाया जाता है जहाँ उसे पहले से ही पता था कि होंगजू से लेटर देने के लिए खड़ी है। वहीं ग्राउंड में ट्रेनिंग करते वक्त भी उसका पूरा ध्यान होंगजू के ऊपर ही रहता था क्योंकि वो होंगजू को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। इसी बीच हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाम होने पर हुयंग लाइब्रेरी बंद करके जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है। पर कुछ देर इधर उधर ढूंढने पर उसे पता चलता है कि ये तो होंगजू है जो कि वहीं पर बैठे बैठे सो रही है। वो होंगजू को जाकर देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है, पर उसी समय होंगजू को नीचे गिरता देख वो उसके सर के नीचे अपना हाथ रख देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ इतनी सारी बुक देखकर उसकी नजर उसी बुक रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट पर पड़ती है, जिसके रिजेक्ट होने के बाद वो काफी सारी रिसर्च करके रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ कुछ ही लाइनें लिख पाती है। ये देखकर हुयंग भी कहने लगता है कि शायद उसके लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए वो उसे रिकमेंड कर रही है। जिसके बाद वो उसके वही रिक्वेस्ट लेटर को उठाकर बैठकर उसे लिखना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जैसी होंगजू की आंखें खुलती है वो कहने लगती है कि उसने सोचा था कि आज वो उस रिक्वेस्ट को पूरा कर देगी, पर तभी वो देखती है कि उसकी रिक्वेस्ट तो वहाँ पर है ही नहीं और वो ये सोचकर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है कि उसने बड़ी मुश्किल से उसमें कुछ अच्छी लाइनें लिखी थी। दूसरी ओर दिखाया जाता है हुयंग को जिसने वही बुक रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट एक बॉक्स में जाकर रख दी थी और असल में इस बुक का राइटर था बांग जून हो। इसी के साथ हम वापस से पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में जहाँ हुयंग अभी भी वही फोटोज देख रहा था जो कि होंगजू ने उसे सेंड करी थी और अपनी खस्ती हुई फोटो देखकर उसे याद आता है कि जब होंगजू के गिरने पर वो हंस रहा था उसने तब उसकी फोटो खींची होगी। जिसके बाद वो वहाँ लेटकर यही सोचने लगता है कि उसे होंगजू को चिकन खिलाने के लिए कब लेकर जाना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और होंगजू के ऑफिस पहुंचते ही सभी लोग उसे देखते ही इधर उधर हो जाते हैं। ये देखकर होंगजू भी काफी सरप्राइज हो जाती है। वो जाकर अपने डेस्क पर बैठती है, लेकिन उसी समय उसकी सीईओ उसे मीटिंग के लिए बुला लेती है। वो बाकी सभी लोगों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे बात करने को राजी ही नहीं था। होंगजू भी ये सोचते हुए अंदर जाने लगती है कि इससे अच्छी सुबह और क्या ही होगी। होंगजू के अंदर जाते ही उसकी सीईओ बताती है कि उनकी 10th एनिवर्सरी की एनिमेशन के लिए उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है। ये सुनते ही होंगजू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर बैठे एक आदमी को जाकर हेलो कहती है, पर अचानक ही वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि बांग जूनहो ही था जो सीईओ से कहने लगता है कि वो होंगजू को काफी अच्छी तरीके से जानता है। और इसी के साथ हम दोबारा से पास्ट में 3 साल पहले पहुंच जाते हैं जहां होंगजू दौड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है और बांग जूनहो को वहां से जाते हुए देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो दोबारा से सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन जूनहो उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। और प्रेजेंट में भी एक मीटिंग के बीच होंगजू यही सीन याद कर रही थी। सीईओ कहने लगती है कि उसकी नॉवल का प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा। साथ ही कहने लगती है कि अगर वो एक नॉवल लिख रहा है तो उन्हें थोड़ा ड्रामा ऐड करना होगा। जूनहो कहने लगता है कि वो काम ये खुद कर लेगा और इसमें तो होंगजू भी उसकी मदद कर सकती है। पर इतना सुनते ही होंगजू कहती है कि भला वो उसकी हेल्प क्यों करेगी, उसका काम प्रोडक्शन का है और वो इस चीज में उसकी हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनकर जूनहो भी स्माइल करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीकवुक को जो ही बड़ी एनर्जी के साथ अपने ऑफिस में घुसता है, लेकिन हुयंग को वहाँ पर बैठा देख वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हुयंग के कहने पर कि वो कुछ सोच रहा है, बीकवुक कहता है कि उसे इस तरह से बैठकर नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है।
बीकुक के पूछने पर हुयंग कहता है कि वो अभी वापस यूएस नहीं जा सकता। बीकुक कहता है कि उसने अपने सारे काम तो निपटा दिए हैं और सारे प्रोजेक्ट भी हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो फिर वो यहाँ पर क्यों रुकना चाहता है। हुयंग कहता है कि उसने बाकी सब काम तो निपटा दिए हैं, लेकिन उसका एक बहुत ही जरूरी काम अभी बाकी है जिसे निपटाए बिना वो वापस नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर जैसे वो मीटिंग खत्म करके बाहर आते हैं, सीईओ बांग जुनहो से कहने लगती है कि वो जल्द ही उसके नॉवल का काम शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर उसे जाते देख होंगजू भी उसे गुड बाय कहती है। अब जुनहो के जाते ही सीईओ उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, लेकिन होंगजू बाथरूम का बहाना बनाकर सीधे जुनहो के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। होंगजू को देखते ही जुनहो कहने लगता है कि वो वापस आ चुका है, पर होंगजू कहती है कि उसे अब इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है और वो यहाँ पर सिर्फ उसे इतना ही बताने आई है कि उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उस बारे में उसके कंपनी के सामने कोई बात ना करे, क्योंकि वो चीज अब उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इसके बावजूद भी जुनहो पूछने लगता है कि क्या उसके जाने से वो काफी अपसेट थी। वहीं होंगजू ये सोचने लगती है कि वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। जुनहो कहता है कि उसने कहा था कि अगर उसकी नोवेल की एनिमे अडेप्शन हो जाती है तो वो उसकी हेल्प करेगी, जिस पर होंगजू से सर कहकर बोलने लगती है कि ये उनके ब्रेकअप से पहले की बात है। जुनहो भी कहता है कि उनका कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। साथ ही कहने लगता है कि उसने पिछले 3 साल में हर रोज उसे ही याद किया है और उसका एक लेटर निकाल कर उसे कहने लगता है कि अगर वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती तो क्या उसने इस लेटर में जो लिखा है वो सब कुछ झूठ है। होंगजू भी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। उसी समय हमें दिखाया जाता है बीकुक को, जो कि हुयंग से कहने लगता है कि वो सिर्फ अपने फर्स्ट लव के चक्कर में अपनी फ्लाइट मिस नहीं कर सकता। वो दोनों बात करते हुए जा ही रहे थे कि उसी समय हुयंग की नजर होंगजू पर पड़ जाती है, जो कि जुनहो के साथ कैफे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही बीकुक की नजर उस पर पड़ती है वो कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हुयंग के पूछने पर बीकुक बताता है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जो उसे छोड़कर चला गया था। कुछ ही देर बाद होंगजू भी बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे जुनहो भी आ जाता है। होंगजू को जाते देख जुनहो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वो उसके साथ काम इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि अभी भी उसके मन में उसके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं और सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता कि वो उसके साथ काम ना करना चाहे। जुनहो को होंगजू को परेशान करते हुए देख अगले ही मोमेंट हुयंग जाकर होंगजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि वो उससे मिला। साथ ही कहता है कि लास्ट नाइट उसका इलास्टिक बैंड उसकी गाड़ी में ही छूट गया था और उसके साथ चलकर उसे वो लेने के लिए कहता है। जुनहो को जलाने के लिए होंगजू भी कहने लगती है कि वो बैंड उसका फेवरेट है और हुयंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।